नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे एक श्रोता ने शिवाजी सावंत जी की मशहूर नॉवेल छावा की एक डिटेल्ड समरी हमारे साथ शेयर की है। तो आज हम इसी समरी के आधार पर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। छावा मतलब शेर या बाघ का बहादुर बच्चा। और ये नॉवेल है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में। तो इस चर्चा का मकसद है इस समरी के मुताबिक संभाजी महाराज की जिंदगी, उनके काम और उनकी इमेज को समझना, खासकर इतिहास में जो उनके बारे में अलग-अलग बातें कही जाती हैं, उनसे हटकर ये समरी क्या कहती है, ये देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा आपने कहा और जैसा इस समरी में भी बताया गया है, अक्सर संभाजी महाराज को एक खास फ्रेम में ही देखा गया है। कभी लापरवाह, कभी वैसली, कभी बहुत सख्त। लेकिन ये समरी बताती है कि शिवाजी सावंत जी ने छावा में उनकी विद्वत्ता, उनके पराक्रम और स्वराज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर जोर दिया है। तो आज हम इन्हीं पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जो इस समरी से सामने आते हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। समरी के हिसाब से संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था, पर बचपन में ही उनकी मां सईबाई जी का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मां का प्यार उन्हें ज्यादा नहीं मिला। इस बात का उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा होगा, इसके बारे में समरी में कुछ इशारे मिलते हैं। देखिए, समरी सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक असर पर तो बात नहीं करती, लेकिन हाँ, वो ये जरूर हाईलाइट करती है कि इस कमी के बावजूद वो बचपन से ही बहुत बहादुर, तेज दिमाग वाले और पढ़ने लिखने के शौकीन थे। मतलब माँ का साया जल्दी उठ गया, पर उनके गुण जल्दी ही दिखने लगे थे और ये सीखने की जो ललक थी वो आगे भी बनी रही। सही है। और उनकी शिक्षा की बात करें तो समरी बताती है कि शिवाजी महाराज ने उनकी तालीम का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समरी से ये साफ होता है कि उनकी शिक्षा बहुत व्यापक थी। इसमें सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं था, बल्कि क्या कहते हैं, युद्ध नीति, शस्त्र चलाना, राजनीति, डिप्लोमेसी, इन सब का गहरा ज्ञान उन्हें दिया गया था। अच्छा। हाँ, दादोजी कोंडदेव जैसे गुरुओं का जिक्र समरी में है, जिन्होंने संस्कार और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दिए। उन्हें कम उम्र में ही कई भाषाएं आती थीं, संस्कृत, फारसी, मराठी, इन पर उनकी अच्छी पकड़ थी, ऐसा समरी में लिखा है। और ये जो मल्टीलिंगुअल होना था, इसका क्या फायदा हुआ होगा उनकी लीडरशिप में? हाँ, इसका तो बहुत जरूरी फायदा हुआ होगा। उस जमाने में दुश्मन और दोस्त दोनों से बात करने के लिए, खत लिखने पढ़ने के लिए या फिर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग भाषाएं आना एक बड़ी ताकत थी। समरी के मुताबिक उनका ये भाषा ज्ञान सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि उन पर उनकी पकड़ थी। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। और यहीं पर उनके एक और टैलेंट का जिक्र आता है, उनका कवि होना। बुधभूषण ग्रंथ के बारे में समरी में क्या कहा गया है? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिससे समरी अंडरलाइन करती है। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे कवि और विद्वान भी थे। उनका लिखा हुआ बुद्धभूषण, जो संस्कृत ग्रंथ है, वो सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि वो राजनीति और नैतिकता पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि एक राजा के आदर्श कैसे होने चाहिए, इस पर वो सोचते थे। ये बात इतिफास ने जो उनकी एक रंगीन या गैर जिम्मेदार इमेज बनाई है, उसको चुनौती देती है, ऐसा समरी इशारा करती है। मतलब बचपन से ही एक ही वक्त में तलवार और कलम दोनों चलाने की काबिलियत उनमें थी, ऐसा ये समरी बताती है। अब उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की तरफ चलते हैं। छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल दरबार में जाना पड़ा मनसबदारी के लिए। ये क्या घटना थी और इसका क्या असर हुआ, इस पर समरी क्या कहती है? समरी के मुताबिक ये एक पॉलिटिकल मूव था। शिवाजी महाराज ने उन्हें और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, उसके तहत औरंगजेब के दरबार में भेजा था। मनसबदार मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक जो अक्सर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। पर समरी बताती है कि इस तजर्बे का संभाजी महाराज पर गहरा असर पड़ा। क्या असर हुआ? वहां उन्हें मुगल दरबार की सियासत, साजिशें, धोखाधड़ी, सत्ता के लिए खींचातानी, ये सब बहुत करीब से देखने को मिला। एक नौजवान राजकुमार के लिए ये तजुर्बा यकीनन मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसी से शायद उनका स्वभाव और मजबूत और प्रैक्टिकल बना होगा, ऐसा समरी के वर्णन से लगता है।
दुश्मन के खेमे में रहकर उनके काम करने का तरीका समझने का मौका उन्हें मिला, जो शायद आगे स्वराज्य की लीडरशिप में काम आया होगा। मतलब ये अनुभव एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग जैसा साबित हुआ। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर। शिवाजी महाराज का देहांत हुआ अप्रैल 1680 में। उसके बाद स्वराज्य की बागडोर संभाजी महाराज के हाथ में आई। पर ये वक्त बहुत मुश्किल और चुनौतियों भरा था, ऐसा समरी में कहा गया है। बिल्कुल, ये वक्त बहुत उथल-पुथल वाला था। समरी साफ करती है कि शिवाजी महाराज के देहांत के बाद स्वराज्य में कुछ हद तक अस्थिरता आ गई थी। दरबार के कुछ बड़े लोग जैसे हम्बीरराव मोहिते जैसे सेनापति और कुछ मंत्री शुरू में संभाजी महाराज के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, उनके सौतेले भाई राजाराम महाराज को गद्दी पर बिठाने की कोशिशें और साजिशें भी हुईं। यानी गद्दी पर बैठना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। यकीनन उन्हें सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ा। पर समरी बताती है कि इस सारे विरोध और साजिशों के बावजूद संभाजी महाराज ने बहुत हिम्मत और मजबूती से हालात को संभाला और स्वराज्य की कमान अपने हाथों में ली। इससे उनकी लीडरशिप और पॉलिटिकल समझदारी दिखती है, जो शायद उन्हें पिछले अनुभवों से मिली होगी। और एक बार सत्ता हाथ में आने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई, वो थी मुगल बादशाह औरंगजेब की। इस संघर्ष के बारे में समरी में क्या जानकारी दी गई है? ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संघर्ष था। समरी के अनुसार औरंगजेब उनका मुख्य और सबसे ताकतवर दुश्मन था। वो खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर दक्कन में उतरा था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मराठों के स्वराज को पूरी तरह खत्म करना। वो लगभग 27 साल तक दक्कन में डेरा डाले रहा। इसी से इस लड़ाई की भयंकरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और संभाजी महाराज ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? उनका कार्यकाल तो तुलनात्मक रूप से काफी छोटा था, सिर्फ 9 साल का। हाँ, उनका असल कार्यकाल तो सिर्फ 9 साल का ही था, लेकिन इस दौरान उन्होंने सचमुच एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। समरी बताती है कि उन्होंने सिर्फ मुगलों से ही नहीं बल्कि गोवा के पुर्तगालियों, जंजीरा की सिद्धियों और अपनी कोठियां बनाकर बैठे अंग्रेजों जैसे कई दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने सिर्फ स्वराज को बचाया ही नहीं बल्कि कुछ हद तक उसका विस्तार भी किया। ये उनकी मिलिट्री लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक सोच का सबूत देता है, ऐसा समरी में लिखा है। वो लगातार घोड़े पर, लगातार मुहिमों पर रहते थे। उनकी लीडरशिप और उनके स्वभाव के बारे में समरी में क्या कहा गया है? सख्त लेकिन न्यायप्रिय, ऐसा जिक्र है। हाँ, समरी के मुताबिक उनका स्वभाव बहुत साफ बोलने वाला, सीधा और क्या कहते हैं तेज तर्रार था। वो अनुशासन के मामले में बहुत सख्त थे और बगावत या गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। दुश्मनों से लड़ते वक्त वो कोई रहम नहीं दिखाते थे, पर साथ ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए वो सेंसिटिव थे और इंसाफ पर उनका जोर था। ये सख्ती शायद उस वक्त की जरूरत रही होगी। इसी सख्ती की वजह से उन्हें कभी-कभी अपने ही लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, ऐसा भी समरी में लिखा है। इस बारे में क्या सोचा जा सकता है? समरी इन घटनाओं का जिक्र करती है, पर इसका विश्लेषण करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि संभाजी महाराज एक बहुत ही मुश्किल हालात में राज कर रहे थे। चारों तरफ से दुश्मन घिरे हुए थे और अंदरूनी गद्दारी का भी डर था। ऐसे में राज्य की एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लेना उनकी मजबूरी रही होगी। उनके फैसलों को उस खास वक्त, हालात और उनके सामने जो चुनौतियां थीं, उनके संदर्भ में देखना होगा, ऐसा समरी इशारा करती हैं। उनका सीधा स्वभाव और कोई समझौता ना करने की आदत की वजह से कुछ लोग नाराज हुए होंगे, इसकी संभावना है। अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी और बेहद दुखद पड़ाव की तरफ आते हैं। 1689 में धोखे से वो मुगलों के कब्जे में आ गए। इसके बारे में समरी क्या बताती है? हाँ, ये उनकी जिंदगी का और मराठों के इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है। समरी के मुताबिक कुछ जासूसों के गद्दारी की वजह से वो संगमेश्वर में थे जब मुगलों के हाथ लग गए। उन्हें कैद करके औरंगजेब के सामने पेश किया गया। और वहां क्या हुआ? औरंगजेब ने उन पर जबरदस्त दबाव डाला। समरी बताती है कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को कहा गया, स्वराज्य की सारी जानकारी देने को कहा गया, उन्हें कई लालच दिए गए, पर साथ ही भयानक धमकियां भी दी गईं। लेकिन संभाजी महाराज ने इनमें से किसी भी बात को नहीं माना। उन्होंने अपना धर्म और स्वराज्य के प्रति अपनी वफादारी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और इसका नतीजा? इसका नतीजा बहुत क्रूर और अमानवीय था। समरी के मुताबिक औरंगजेब के हुक्म पर उन पर बेइंतहा जुल्म किए गए। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जुबान काट दी गई और आखिरकार बहुत तड़पा तड़पा कर उन्हें मार दिया गया। ये टॉर्चर लगभग 40 दिनों तक चला था, ऐसा कुछ जगहों पर कहा जाता है।
समरी उनके इस बलिदान को स्वधर्म और स्वराज्य के लिए दी गई शहादत मानती है। इस भयंकर बलिदान का मराठों पर और स्वराज्य की लड़ाई पर क्या असर हुआ? समरी बताती है कि इस घटना से मराठों के मन में गुस्से और बदले की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। जो औरंगजेब सोच रहा था कि संभाजी महाराज को खत्म करके वो स्वराज आसानी से जीत लेगा, उसका अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठों को एक नई प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में लड़े सेनापति और आम सैनिक और ज्यादा जोश से लड़ने लगे। इसी एकजुट विरोध की वजह से औरंगजेब आखिर तक स्वराज नहीं जीत पाया और आखिरकार दक्कन में ही उसकी मौत हुई। एक तरह से उनके बलिदान ने स्वराज की लड़ाई को एक नई अभूतपूर्व ऊर्जा दी। अब वापस छावा नॉवल की तरफ आते हैं। इस नॉवल की असल अहमियत क्या है, ऐसा समरी कहती है? समरी के अनुसार इस नॉवल की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसने संभाजी महाराज की इतिहास में धुंधली कर दी गई या नकारात्मक बताई गई इमेज को बदलने की कोशिश की। सावंत जी ने उनके शौर्य, उनकी विद्वत्ता, उनके त्याग और उनकी देशभक्ति की कहानी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पाठकों के सामने रखा। समरी कहती है कि सावंत जी की लिखने की शैली इतनी प्रवाहमयी और असरदार है कि पढ़ने वाला अनजाने में ही उस दौर में पहुंच जाता है और उन घटनाओं का गवाह बन जाता है। मतलब ये नॉवल सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि एक ऐतिहासिक शख्सियत का पुनर्मूल्यांकन करती है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। समरी यही बताती है कि छावा सिर्फ एक दिलचस्प ऐतिहासिक नॉवल नहीं है, बल्कि ये संभाजी महाराज की धधकती हुई जिंदगी, उनके बेमिसाल शौर्य और उनके बलिदान की कहानी है, जो पढ़ने वाले को भावनात्मक स्तर पर छूती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है। समरी लेखक के शब्दों में कहती है कि ये कहानी पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आते हैं और साथ ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। यही इस नॉवल की कामयाबी है। तो आज हमने शिवाजी सावंत जी की छावा नॉवल की इस विस्तृत समरी के आधार पर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के कई पहलुओं को छुआ। उनका बचपन, शिक्षा, उनकी विद्वत्ता, राजनीतिक करियर की शुरुआत, अंदरूनी और बाहरी संघर्ष, उनकी लीडरशिप, उनका स्वभाव और आखिर में उनका बलिदान। इस समरी के अनुसार ये नॉवल उनकी एक वीर, विद्वान और स्वराज्य के लिए जान कुर्बान करने वाली छवि पेश करती है। निश्चित रूप से। और इस चर्चा से एक बात साफ होती है कि इतिहास अक्सर अलग अलग नजरियों से लिखा और पेश किया जाता है। छावा जैसी साहित्यिक रचना, जैसा कि समरी से पता चलता है, स्थापित विचारों को चुनौती दे सकती है। वो हमें किसी व्यक्ति या घटना को ज्यादा सहानुभूति से, ज्यादा समग्रता से देखना सिखाती है। साहित्य सिर्फ इतिहास का आईना नहीं होता, बल्कि वो कभी-कभी इतिहास को नया मतलब देने वाला माध्यम भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक ख्याल मन में आता है। छावा नॉवल ने इस समरी के मुताबिक संभाजी महाराज की जो छवि बनाई है, वो छवि इतिहास के दूसरे स्रोतों से, दस्तावेजों से या इतिहासकारों के निष्कर्षों से कितनी मिलती है या कहाँ अलग है, ये यकीनन एक अलग और गहरी स्टडी का विषय है। शायद इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल।